बी। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, क्या कह रहे हो? क्या आंसर? मीथेन। मीथेन, ठीक है सर बी मीथेन। जी, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मीथेन। ओके, तो मेरे ख्याल बहुत ही फेमस क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, और कई बार शायद एग्जाम्स में आपको ये देखा होगा आपने, है ना, पूछा रहता है कई बार। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जल्दी से। जो ये बायोगैस होती है, देखो बायो में बहुत कुछ होता है बताने के लिए, बिकॉज बायो में टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन केमिस्ट्री में और फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है ना। केमिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो वन लाइन इसमें आपको आंसर्स मिलेंगे, एक तरह से वन लाइनर होते हैं वो सारे के सारे, और कुछ खास इसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं करा जा सकता, बट फिर भी जो चीजें होती हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और जैसे बायोगैस है, तो बायोगैस का अदर नेम क्या होता है? बायोगैस को दूसरे टर्म्स में हम बोल सकते हैं गोबर गैस। क्या बोलते हैं? गोबर गैस, है ना? गोबर गैस। तो ये बायोगैस या फिर गोबर गैस एक ही होती है, आपने सुना होगा गोबर गैस के प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बायोगैस का जो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो मीथेन होती है। क्या होती है वो? मीथेन। अगर आपसे पूछा जाए कि बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या मिलेगी आपको, तो मीथेन मिलेगी, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं ना, CH4। यस सर। ठीक है, CH4 उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना? ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें मीथेन के बाद दूसरे नंबर पे कौन सी गैस है, देखो चार याद रखना, ठीक है, चार आपको याद रखनी है, बायोगैस भी, और चार आपको याद रखनी है ग्रीन हाउस गैसेस भी। ये ग्रीन हाउस और ये बायोगैस क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो पहली जो आपकी है सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें तो मीथेन हो गया। मीथेन के बाद दूसरे नंबर पे बताएंगे कौन सी गैस हो सकती है जो बायोगैस का, आप कह लीजिए बायोगैस में आपको मिलेगी, बायोगैस का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, याद रखिए, ठीक है। तो CO2 गैस होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और CO2 एक तरह की सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। जब मैं आपको ग्रीन हाउस पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको कि CO2 ही सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करेगी, ये जो सन की जो रेज होती है ना, इनको ये वापस नहीं जाने देती, ठीक है, और इनको क्या करती है, एक तरह से ट्रैप कर लेती है अर्थ के एनवायरनमेंट में, वही ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो कॉज करता है। आगे चल के पढ़ेंगे। तो CO2 होती है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो नाइट्रोजन गैस हो गई आपकी, ये तीसरे नंबर पे है, और जो चौथे नंबर पे होती है दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये 2 ये 4 ये सब ना नीचे लगेंगे, पता ना आपको, क्योंकि यस मेरे सर। पास वो सिस्टम नहीं है कि मैं उसको नीचे कर पाऊं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाएंगे। अच्छा, मीथेन अगर कोई आपसे पूछे कि मीथेन कितने % होती है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे लगभग लगभग 45% जो होती है वो मीथेन होती है। ओके, 45% आपको मीथेन मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो लगभग लगभग बायोगैस में 25% जो कंटेंट है वो CO2 का होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो ये लगभग लगभग 5% आपको मिलेगी, और इसके अलावा हम बात करें H2S की तो ये लगभग आपको 1% के आसपास मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, लाइक अमोनिया है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये चार इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? कर लेंगे जी। ये आप जानते हैं एसिटिक एसिड जानते ही होंगे, क्या होता है एसिटिक एसिड? अचार वगैरह में आपने देखा होगा सिरका। यूज करते हैं, सिरका। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है एसिटिक एसिड का? सॉरी, क्या कह रहे हैं? एक मिनट में लिखता हूँ, क्या? CH3 COH। किसने बताया ये? क्या नाम है आपका? सुशीला। शीला जी। अच्छा, एसिटिक एसिड। अच्छा, आपने किसी विटामिन का नाम भी सुना है? विटामिन सर? कोई विटामिन का नाम भी होता है क्या एसिटिक एसिड से? पता नहीं क्यों एक बच्चे ने मेरे से पूछ लिया, तो मैंने कहा आपसे भी मैं पूछ लूं कि एसिटिक एसिड नाम से कोई विटामिन भी है हमारे पास? विटामिन तो नहीं है। हाँ नो सर। हाँ, और उसको कंफ्यूजन था कि विटामिन सी को हम ये बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या विटामिन सी को एसिटिक एसिड बोला जाता है? नहीं सर है उसमें, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं सर, एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक तो होता है सर, एसिटिक नहीं होता। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि मतलब हो सकता है मे बी वो एस्कॉर्बिक में कंफ्यूज हो गया हो, तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं, ये सिरका है यार, एसिटिक एसिड अलग होता है, CH3COOH। अच्छा, ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल है। CH3OH, ठीक है, याद रखो। चलो, ऐसे एक होता है इथाइल अल्कोहल जिसको C2H5OH बोलते हैं, जो आपका बेसिकली एथेनॉल होता है, शराब वगैरह जो बनती है ना। यस सर। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट और बताओ क्या आंसर होगा।
एस्पिरिन क्या होता है? एस्पिरिन क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय एस्पिरिन? ये कुछ जो क्वेश्चंस है ना, मैंने कहा ना केमिस्ट्री इज टोटली वन लाइनर बेस्ड एमसीक्यूज, आप कह लो यहाँ पे आते हैं। और मुझे बहुत पेन हो रहा है यार। हाँ, तो एस्पिरिन क्या होता है जल्दी बताओ। क्या मिथाइल सैलिसिलेट है, हाइड्रोक्सिल सैलिसिलेट है, क्या होगा ये? पहले तो ये बताओ एस्पिरिन, एस्पिरिन समझते हैं सी है सर, सी आंसर है इसका। सी होगा। सी सर। सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, एस्पिरिन बता सकते हैं क्या है, क्या एस्पिरिन किस लिए यूज होता है? क्योंकि वो भी तो पता पेन होना के चाहिए लिए, ना। रिड्यूस पेन के लिए सर। हाँ, ये एक पेन किलर है। हाँ, आप इसे एज अ पेन किलर लेते हो, मतलब पेन को हील करेगा ये आपको, है ना। कहीं ना कहीं आपको अगर इन्फ्लेमेटरी आपको कुछ चीजें हो रही हैं, इन्फ्लेमेशन अगर आपको हो रहा है, सूजन हो रही है, तो उसमें भी एस्पिरिन काम आती है। तो सूजन हो गया, पेन हो गया, इन सबको खत्म करने के लिए काम करेगा। जस्ट अ मिनट। हेलो मैम, मैं क्लास में था अभी, मैं आपको बाद में कॉल कर लूं? हेलो मैम, अभी क्लास चल रही है, मैं आपको बाद में कॉल कर लेता हूं। नो मैम, इट्स ओके, इट्स ओके, ओके। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो एस्पिरिन हो गया आपका पेन किलर। तो एस्पिरिन बेसिकली है क्या? ये आपको इन्फ्लेमेटरी और जो पेन किलर्स हैं इनको मतलब कम करने में आपको हेल्प करता है। और आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये आप ध्यान रखो, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, आप इनको याद कर लो। ठीक है, कुछ इसमें इफ बट नहीं होता, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं चलता। जो है वो बनी हुई है, अगर कोई ड्रग है उसका काम ये है करना, तो वो उस चीज को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे। तो ये हो गया। और अच्छा, अपनी बॉडी में कोई ऐसा हार्मोन भी है जो कि पेन रिलीफ या फिर आप कह लो इन्फ्लेमेशन को कम करता है? अगर आपको पता हो, उसे हम नेचुरल अपना पेन किलर बोलते हैं, या पेन किलर हार्मोन बोलते हैं उसको, अगर आपको पता हो तो। हिस्टामाइन। कौन सा? हिस्टामाइन। हिस्टामाइन। हिस्टामाइन हार्मोन है? नहीं नहीं सर, तो सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन शायद। ऑक्सीटोसिन? शायद सेरोटोनिन। नहीं सर, पता है इसका है तो सही नाम, पर याद नहीं आ रहा। चलो आपको हिंट देता हूँ, पेनक्रियास से निकलता है। पेनक्रियास से? चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, सोचो थोड़ा सा, है ना। हाँ, अगला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेनक्रियास से 3 हार्मोन निकलते हैं, है ना। एक तो हो गया आपका इंसुलिन, एक हो गया आपका कौन सा, इंसुलिन का काम आप जानते हो क्या होता है ना, बहुत अच्छे जानते होगे। एक होता है आपका ग्लूकागॉन, और तीसरा हार्मोन निकलता है, वो तीसरा हार्मोन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जिसको नेचुरल पेन किलर बोला जाता है, हार्मोन। चलो नेक्स्ट, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मेरी वॉइस और मेरी पीपीटी दोनों क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, 25 क्वेश्चन है, जल्दी। नाइट्रोजन है सर। नाइट्रोजन है? अच्छा, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन? आयरन सर। आयरन है। आयरन। आयरन है? सॉरी मतलब फिर मैं तो वो हूँ, आयरन मैन हूँ फिर मैं तो किसी से भी लूंगा फिर जाके। आयरन है। कार्बन। कार्बन? फिर तो ऑक्सीजन होगा सर, बॉडी है तो। प्राणियों, एलिमेंट की बात हो रही है। O2। ऑक्सीजन होगा वो भी कहाँ पे? ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में। चलो मैं बता देता हूँ फटाफट, कोई नहीं, ये चीजें याद रखो यार, है ना। एनवायरनमेंट में याद रखो और ह्यूमन बॉडी दोनों में याद रखो। फटाफट देखो क्या क्या होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। ठीक है, एलिमेंट की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन गैस की बात नहीं हो रही, बार बार कह रहा हूँ। एलिमेंट इज डिफरेंट, गैस इज डिफरेंट। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, H, लेकिन H2 लगा दोगे वो गैस बन जाएगी। यस सर। क्लोरीन Cl है ना। और इसके बात करें, अगर उसमें कुछ आप लगा दोगे नीचे, तो फिर वो दूसरी चीज, मतलब उसकी स्टेट कन्वर्ट हो जाती है ना। तो ऑक्सीजन O एलिमेंट है, O2 की अगर आप बात करोगे वो गैस हो गई। नाइट्रोजन एलिमेंट है, N2 कर दिया तो गैस बन गई। तो ये चीज ध्यान रखो, हम एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है हमारे अंदर, और ये भी बहुत जरूरी है, आप जानते हो। हालांकि वो अलग बात है कि एलिमेंट जो है रिएक्शन करके आपस में बॉन्ड बना के गैस कन्वर्ट कर लेता है, वो अलग चीज हो गई, जो कि हमारे पूरे ब्लड में चाहिए। आप जानते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम सुना है ना। यस सर। चलो मैं बता देता हूँ फटाफट। ऑक्सीजन जो है, जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, वो है आपका 65%।
कितना होना चाहिए 65 ब्लड कह रहा हूँ ह्यूमन बॉडी के अंदर 65% ऑक्सीजन एलिमेंट होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड नंबर पे कौन होता है कार्बन होता है। कार्बन कम है, कार्बन इज प्रेजेंट सिर्फ 18%। ठीक है, कार्बन आपका 18% होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसके अलावा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होगा आपका लगभग 10% आप मान लो 9% मान लो 9 से 10% के बीच में होता है। बस ये तीन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो अलग चीज हो गई। क्लियर? तो ये तीन याद रखेंगे, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन एलिमेंट की बात हो रही है, याद रखना। ठीक है ना? ओके, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर हम बात करें, ये तो आपका एलिमेंट था, लेकिन अगर ये पूछूं आपसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा एबंडेंट में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है? माइंड इट, आई एम आस्किंग अबाउट मेटल। मेटल होगी, एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, मेटल की बात कर रहा हूँ। मेटल की अगर हम बात करें, ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा मेटल कौन सी होती है? यहीं पे वो खेलता आपसे पीरियोडिक टेबल, अगर आपको अच्छे से आती है कर लोगे। ये क्वेश्चन सब पीरियोडिक टेबल से बनता है। कैल्शियम, कैल्शियम, मेटल सबसे ज्यादा हमारे अंदर कैल्शियम होता है। कैल्शियम याद रखो, कैल्शियम सबसे ज्यादा है हमारे अंदर। यस सर, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? CALCIUM CI यार वो कर दो ना। कैल्शियम मैंने लिखा था कैल्शियम चलो कोई नहीं, मेटल हो गई। अच्छा नॉन मेटल बताओ। नॉन मेटल हमारे दिमाग है तो बता लोगे। क्या दिमाग नहीं है? पता नहीं है अच्छा एक बात बताओ, नॉन मेटल्स के बारे में क्या जानते हो? जो मेटल नहीं है वो नॉन मेटल होती है। सल्फर, सल्फर नॉन मेटल है, ठीक है, मान लिया सल्फर नॉन मेटल। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन मत इंक्लूड करो, कार्बन थोड़ा अलग ही नेचर शो करता है थोड़ा सा। आयोडीन, कार्बन इज डिफरेंट, पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन बहुत डिफरेंट चीज है। आयोडीन, हाँ आयोडीन भी, लेकिन नहीं लेते, है ना। देखो हम बात करते हैं नॉन मेटल की, जब तो ऑक्सीजन क्या है आपको पता, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लेकिन जब यही ऑक्सीजन O2 बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? वो एक नॉन मेटल बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो अबंडेंट में नॉन मेटल है आपके अंदर वो ऑक्सीजन है। ठीक है, अब आप ये समझो कि ये हुआ क्या। मैं यहाँ पे O2 लिख रहा हूँ, इसीलिए मैंने O नहीं लिखा। एलिमेंट है तो भी ऑक्सीजन, लेकिन जब ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो वो ऑक्सीजन गैस बना लेगा, और गैसेस जितनी भी होती हैं वो सब नॉन मेटल नेचर में होती है। इसलिए हाइड्रोजन हो, ठीक है, गैस की बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन हो, ठीक है, आपका कुछ भी जितनी भी आपको गैसेस दिखती हैं वो सब की सब गैसेस नॉन मेटल हैं। लेकिन हर एक नॉन मेटल जो है वो गैस हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ब्रोमीन एक नॉन मेटल है बट वो गैस नहीं है, लेकिन हर एक गैस एक नॉन मेटल होती है, तो इसीलिए नॉन मेटल आपके अंदर ऑक्सीजन मिलेगा। मनीष डबास आ जाइए भाई, समझ में आ गया ना? यस सर। चलो आगे बढ़ सकते हैं। और अगर एनवायरनमेंट में कोई पूछे तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आपको मिलेगा, बताइए आपको एनवायरनमेंट में, यानी कि अर्थ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। बाकी आपके ना एक स्टैटिक में मैंने टॉपिक इंक्लूड करा होगा। नाइट्रोजन होता है ना? नाइट्रोजन की अगर आप बात करोगे ना, हमने बोला है नाइट्रोजन एक आपकी गैस फॉर्म में आ गई जो कि 78% प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में। लेकिन जब हम एलिमेंट की बात करते हैं ना तो नाइट्रोजन एक गैस है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट नहीं हुआ ना। एलिमेंट की जब बात होगी तो हाइड्रोजन है पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स की अगर आप बात करो। ठीक है, जैसे अगर आप सन की बात करो, सन पे सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन। पूरे हर जगह आपको हाइड्रोजन मिलेगा, तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे प्लेंटी में अगर आपको मिलेगा कोई एलिमेंट, मैंने बोला तो एलिमेंट आपका हाइड्रोजन है, H ओनली। लेकिन अगर आप अपने एनवायरनमेंट की बात करोगे तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है, वो 78% है, वो गैस में आ गई ना। फिर N2 है वो एलिमेंट नहीं है, N नहीं है वो। क्लियर गुंजन जी? Yes sir. चलो, a mixture of water and alcohol can be separated by, अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को किससे आप अलग करोगे? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन नहीं सर डिस्टिलेशन, या फिर डी आएगा, डेस्टिलेशन। डिस्टिलेशन। फिर इन दोनों में से एक है। हम लोग 50-50 ऑप्शन नहीं है आपके पास, करोड़पति थोड़ी खेल रहे हैं। इवेपोरेशन होगा शायद। डी सर, डी है सर। ई होगा। अच्छा डिस्टिलेशन होगा, कंपोजिशन। सही है आंसर। आपका होगा डिस्टिलेशन, ठीक है ना। अच्छा पहले बता दो जरा, ये थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानकारी दे दो मुझे। ये क्या होता है? फिल्ट्रेशन क्या होती है? सर किसी भी चीज को मतलब पानी को फिल्टर करना, पानी और पानी को फिल्टर करना। अच्छा इवेपोरेशन क्या होता है फिर? सर नमक को बना, वाटर से O2 को अलग करते हैं हम सॉल्ट से। पानी भाप बन के उड़ जाता है और हमारे पास वो चीज रह जाती है। जो सॉलिड है वो बच जाता है।
और निस्तारण में सर मतलब कोई भी घुली हुई चीज होती है तो वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर से मतलब निकल जाता है, नीचे वो पार्टिकल्स रह जाते हैं। अच्छा, ये क्या है? डिकैंटेशन क्या होता है? सर ये आसवन मजा आती है वैसे आप लोगों को पढ़ा के जब ये लगता है कि मतलब पूछो कुछ और आती है अच्छी अच्छी चीजें डिफरेंट डिफरेंट निकल के, तो फिर लगता है कि चलो बताने में भी मजा आएगा, क्योंकि आप लोग सीखने की आपके अंदर बहुत लगन है सभी के अंदर, तो अच्छी चीज है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, फिल्ट्रेशन का मतलब सिर्फ ये मत समझो ना यार कि पानी को जैसे फिल्टर करते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि यार ये बताओ फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो आप बता रहे हो कि पानी को अलग करते हैं, तो गलत चीज होगी ना। फिल्ट्रेशन क्या है, अब आप समझो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास कोई सॉलिड पार्टिकल्स है कुछ, ठीक है, कैसे पार्टिकल हुए? सॉलिड। तो सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, और इसके अलावा मान के चलो कि हमारे पास कोई दूसरे पार्टिकल हो गए, लाइक लिक्विड के पार्टिकल्स हो सकते हैं, है ना, या लिक्विड सब्सटेंस हो गया हमारे पास, कुछ भी हो, सॉलिड सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको इनको अलग करना है तो आप क्या यूज करोगे? फिल्ट्रेशन। जैसे नॉर्मल अगर आप पानी के अंदर पत्थर डाल लो या रेत डाल लो, सैंड डाल लो पानी के अंदर, तो जब आप उसको Yes, sir. अलग करना चाहते हो तो आप नॉर्मल फिल्ट्रेशन के थ्रू आप अलग कर लोगे, मतलब सॉलिड अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। ये कोई भी Yes, sir. लिक्विड है वो अलग हो गया, मतलब ये आपस में कैसे हैं? मिल नहीं रहे, इमिसिबल है। लेकिन इमिसिबिलिटी भी देखो किनकी किनकी, एक सॉलिड होना चाहिए और एक लिक्विड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों सॉलिड हो जाए, नहीं, समझ में आया? या दोनों लिक्विड हो जाए, नहीं, एक सॉलिड और एक लिक्विड, तभी आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. दूसरा देखो, इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन की अगर आप बात करोगे तो इसमें जब लिक्विड्स हैं, जब आप उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे देते हो, तो उसके बाद क्या होगा कि लिक्विड जो होते हैं वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अगर वाटर है तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड है तो कोई भी लिक्विड हो सकता है, लाइक अगर आपने अल्कोहल ले लिया, कोई OH ग्रुप आपने ले लिया, तो अल्कोहल भी हो सकता है कि उसका एक पर्टिकुलर टाइम हो जिसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। वाटर तो Yes, sir. बेसिकली हम स्टीम या वाटर वेपर वाटर के लिए यूज करते हैं, आपको पता ही है। कभी हमने आज तक ये नहीं सुना होता कि यार अल्कोहल जब उसको आप ज्यादा बॉईल करोगे या फिर ज्यादा उसको मेल्ट करोगे तो फिर क्या होगा। हालांकि मेल्टिंग नहीं कहना चाहिए, बॉइलिंग कहना चाहिए, बिकॉज लिक्विड्स की बॉइलिंग होती है, सॉलिड्स की मेल्टिंग होती है ना। तो जब लिक्विड को आप बॉईल करोगे तो उसके बाद क्या होगा, आप सिर्फ वाटर के लिए पड़ते हो। तो आप बस इस इवेपोरेशन में यही समझो कि अगर कोई पानी है, पानी को एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जब आप लेकर जाओगे तो उसकी स्टेट जो होगी वो चेंज हो जाएगी, और उसी को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसमें कन्वर्ट हो जाता है वो सॉलिड, सॉरी जो लिक्विड है आपका वो वेपर्स में, उसी को हम क्या बोल देते हैं? इवेपोरेशन बोल देते हैं एक तरह से, है ना। इवेपोरेशन के एग्जांपल के थ्रू आप ये कपड़े सुखाते हो, जब Yes, आप sir. धूप में कपड़े सुखाते हो, दैट इज नथिंग बट इवेपोरेशन ओनली, यस सर। ठीक है ना। आप जब आप बचपन में जाते थे, स्कूल जाते थे, मम्मी आपको दूध देती थी या चाय आप पीते थे, आप कहते थे मम्मी ग्लास में मत दो, इसको कटोरी में डाल दो, दैट इज इवेपोरेशन ओनली। क्योंकि जब आप कटोरी में डालोगे सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया, एरिया जैसे ही बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन होगा उसमें और ज्यादा। तो ये सब आपके डेली लाइफ के इवेपोरेशन के एग्जांपल्स होते हैं, है ना। डिकैंटेशन क्या होता है? अच्छा, इवेपोरेशन जो है ये सिर्फ किसका होगा? लिक्विड्स का होगा, है ना, सिर्फ लिक्विड इन्वॉल्व है इसमें। डिकैंटेशन क्या होता है? ऐसे दो लिक्विड्स, दो इसमें लिक्विड्स दो होने जरूरी है, एक लिक्विड होगा 1 और एक होगा आपका लिक्विड नंबर 2, और ये दोनों के दोनों लिक्विड्स ऐसे होंगे जो आपस में इमिसिबल हैं, यानी कि मिल नहीं सकते, याद रखिएगा। तो जब दोनों के दोनों इमिसिबल हैं तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसको डिकैंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, निस्तारण की प्रक्रिया, ठीक है। दो लिक्विड्स होंगे, दोनों इमिसिबल होंगे नेचर में। इसके अलावा जो लास्ट वाला आप देख रहे हो ये सबसे खतरनाक होता है, इसके कई सारे पार्ट्स भी होते हैं, है ना। और इसमें जो है वो मिल जाते हैं लिक्विड्स जो आपस में मिसिबल होंगे, मिल सकते हैं। जैसे आपने कभी अगर देखा हो मूवीज वगैरह में जब वो पैक वगैरह बनाते हैं, है ना, लिकर वगैरह का जब पैक बनता है तो उसमें क्या करेंगे? पानी भी डालेंगे, सोडा भी डालेंगे, उसके बाद उसमें अल्कोहल भी डालेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? मिला के बढ़िया से पीते हैं मजे में, है ना, चखने के साथ। तो फिर क्या हुआ? वही ये चीज कि वो मिक्स हो गया आपस में। अगर मिक्स हो गया तो याद रखिएगा, जब भी दो लिक्विड्स आपस में ऐसे आ जाएं जो कि क्या हो सकते हैं? मिक्स हो सकते हैं, उनको अगर आपको अलग करना है तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होती है। डिस्टिलेशन तो एक ओवरऑल टर्म हो गया, उसमें भी अगर कोई आपसे पूछे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ सारे? Yes, sir. डिकेंटेशन में दोनों लिक्विड्स होंगे लेकिन ये आपस में इमिसिबल होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके। और डिस्टिलेशन में क्या होंगे? दोनों के दोनों मिसिबल हो जाएंगे, यानी कि दोनों मिल सकते हैं आपस में। क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़े। डी का एग्जांपल क्या होगा फिर? किसका? डी का सर, डी का ऑप्शन नंबर डी का एग्जांपल, जैसे आप पानी ले लीजिए, पानी में योगेन जी जैसे अल्कोहल ले लिया हमने, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, तो दोनों को मिला दीजिए, मिल जाएंगे ना,
जैसे पानी में शराब मिल जाती है, अब आपको मिली हुए ग्लास में जब आपने पैक बना लिया, अब आपको अलग करना है, तो अलग करने के लिए फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस को करना पड़ेगा। ठीक है, ये बताओ, एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू Oxides of B. nitrogen and sulfur. Nitrogen and sulfur. है ना, थका हुआ Yes, बहुत sir. फेमस क्वेश्चन। कहाँ गया ऑप्शन नंबर B. Option B. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, है ना। Sulfur. और इसका सबसे जो इस समय बहुत मतलब एक जाना पहचाना एग्जांपल वो आपका ताजमहल, है ना। Yes sir. जो मथुरा की Yes, रिफाइनरी है यमुना रिवर के पास, वो क्या कर रही है, बहुत ज्यादा पल्यूट कर रही है इसको, इसलिए जो व्हाइट संगमरमर है वो कहीं ना कहीं उस पे एक Yellow. पेल Yellow कलर हो यानी कि गया। येलोइश जो कलर है वो Yellow. चढ़ता है, Yes, sir. इवन कहीं कहीं पे काला भी हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, Yes sir. ठीक है, अच्छी है ना, सर बढ़िया, लाओ यार, थैंक यू। हाँ राजमा चावल बना लो। चलो, हाँ जी, मेरी माँ मेरे लिए छेना लेकर आई है, क्या बात है। चलो आगे, किसी के मुंह में पानी तो नहीं आया। नेक्स्ट, आपको बताना है सर जी सर पेपर Sir, paper होगा A. पेपर सर एक यार, एक मैं खा लूं, मेरा आ नहीं जा रहा, रुको। Which one of the following is biodegradable? बायोडिग्रेडेबल समझते हो ना, जैविक रूप से हाँ वो डिकम्पोज हो जाए। Yes, sir. A. Paper. पेपर, हाँ सही है, तो आपका आंसर होगा पेपर। हाँ, अच्छा ये क्या होता है डीडीटी? अच्छा ये तो आपको पता होगा ना कि जो बायोडिग्रेडेबिलिटी है इसके लिए कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, है ना, फंजाई वगैरह, ये सब क्या करते हैं, ये सब डिग्रेड करते हैं, है ना। जैसे केचुआ आपने सुना, अर्थवॉर्म, Yes sir. उसको फ्रेंड बोलते हैं, किसान का मित्र है ना, वो सब तो Yes, वो sir. सब Farmer बायोडिग्रेडेबल। friend. हाँ हाँ ठीक है। अब ये डीडीटी कौन है, डीडीटी का काम क्या है? होता ही है Insecticide. इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड है ये एक तरह का। और डीडीटी का फुल फॉर्म पता है आपको, पूछा जाता है कई बार। Dichloro करके. डाइक्लोरो, आगे, हाँ जी सही कह रहे हो, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल Trichloro. एथेन, है ना। मैं लिख दूं एक बार, रुको, No sir. पता है. हाँ, गरम कर दूं, चलिए, हाँ जी हाँ जी, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, Trichloro. फिनाइल की स्पेलिंग क्या थी, PHENYL ना। Yes sir. डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, Trichloro. डाइक्लोरो एथेन, CHLORO, डाइक्लोरो एथेन, DEHYN. है ना। ये होता है डीडीटी। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, ये कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज करते हैं। आपने वो सुना होगा, कॉकरोच को मारने के लिए एक वो आता है, क्या बोलता हूँ उसको, Hit. हाँ हिट आती है ना, हिट, तो उसके अंदर डीडीटी का कंटेंट होता है। हाँ वही काला लाल पीला जो भी आते हैं उसमें ये डीडीटी होता है ना। Yes sir. बाकी एल्यूमिनियम तो आप जानते हैं एक बहुत हैवी मेटल है ना, वो Yes, भी sir. +3 आप कह लीजिए वैलेंसी के साथ, या प्लास्टिक की बात करें तो ये भी आप जानते हो कि डिग्रेडेबल Non नहीं है। biodegradable. हाँ तो ये तीनों के तीनों हो जाएंगे आपके। अच्छा प्लास्टिक बनता किससे, प्लास्टिक में मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होता है, प्लास्टिक किससे बनता है पता है आपको? पॉलीमर्स ये वो है जो आपकी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन था जो अब खत्म हो चुका है, अपेंडिक्स का नाम सुना है? Yes sir. अपेंडिक्स में पेन होती है कई बार, आपने सुना होगा। अब वो Yes, अपेंडिक्स yes. खत्म हो चुका है, क्यों? क्योंकि हम उस पर्टिकुलर आप कह लीजिए मटेरियल को नहीं खा पाते अब, या नहीं खाते हैं, सेलुलोज सेलुलोज। जी हाँ, तो जो प्लास्टिक है उसमें मेन होता है आपका सेलुलोज, सेलुलोज से बनता है, मेन कंटेंट आपका प्लास्टिक का सेलुलोज होता है। सेलुलोज है, उसके अलावा क्रूड ऑयल है ना, बहुत सारी चीजें उसमें मिली रहती हैं, तो ये आप ध्यान रखो, ठीक है। कोल वगैरह भी रहता है, बट मेन कौन है, सेलुलोज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कार्बन Carbon कार्बन monoxide. सर सल्फर हो गया। बताइए, ग्रीन हाउस गैस, ध्यान से देखो, ग्रीन हाउस में तो सर फिर वो आएगी कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी। Monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड, Methane आएगा. हाँ मीथेन आएगी, Sir, methane. D. डी आएगा, मीथेन, याद रखो, ठीक है। अब आप समझो, मैंने आपको उस समय पे वो वाली गैसेस तो पढ़ाई दी थी, बायोगैस वाली, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रीन हाउस गैसेस, तो ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम करती है CO2, बट CO2 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO,
CO, दैट इज, है ना, CO होती है वो, लेकिन CO2 की बात और CO2 ऑप्शन में नहीं है। हैं? ये भी तो पॉइजनस है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड हाँ पॉइजनस है, तो मतलब ये क्या? नहीं है इसमें। नहीं, अरे ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये थोड़ी होता है पॉइजनस हो गई। नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सिर्फ हमने मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा ना। नहीं, आप मे बी कार्बन डाइऑक्साइड से कंफ्यूज हो गए होगे, बट ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है ना, तो वो नहीं हो सकती। मैं बता तो रहा हूँ, सबसे मेन होती है CO2। CO2 के बाद आपकी आती है CH4 यानी कि मीथेन, जो आपका आंसर है, क्योंकि CO2 ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद अगले वाले पे जाएंगे, वो मीथेन है, तो मीथेन आपका आंसर हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। N2O नाइस। सर NO2 ये फिर ये पहला वाला कि दूसरा वाला, NO2 या N2O? दूसरा। याद रखना, जो NO। पहले वाला आप देख रहे हो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन के 2 है तो डाई हो गया, तो पहला वाला नहीं है ऑफ कोर्स, कौन सा होगा, दूसरा वाला, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2 हो गया। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूजन होती है इसमें। और इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पता ही होगा आपका, बहुत फेमस है ये तो, है ना, तो ये आपके मेन होते हैं। तो अब आपको CO2 जब नहीं मिल रहा तो क्या लगाओगे, मीथेन लगाओगे, मीथेन। ठीक है ना, रब करें। यस सर। चलो अगला। मीथेन में स्मेल आती है क्या? मीथेन में स्मेल आती है, हाँ जी, मीथेन स्मेल होती है उसमें, ठीक है। मीथेन अगर आपको सूंघनी हो तो जो गोबर गैस प्लांट होता है ना, आप वहां जा सकते हैं, वहां पर जो स्मेल आपको मिलेगी हाईली, वो आपकी मीथेन ही होगी, ठीक है। चलिए, an element that does not occur in nature but can be produced artificially, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जो नेचर में तो नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप चाहें तो आर्टिफिशियल तरीके से बना सकते हैं। सर प्लूटोनियम। प्लूटोनियम, ठीक है, लगा दिया, आपकी बात मान ली, प्लूटोनियम इज द आंसर, ठीक है। तो थोरियम है, रेडियम है, यूरेनियम है, ये सब जो आप देख रहे हो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं। हालांकि रेडियो एक्टिव तो प्लूटोनियम भी है, लेकिन जब यूरेनियम के ऊपर कई सारे न्यूट्रॉन्स आके रिएक्शन करते हैं तो उसके बाद यूरेनियम कन्वर्ट होता है प्लूटोनियम के अंदर, ठीक है, और ये रिएक्शन चलती रहती है, पता ना आपको। यस तो सर। इसको रिएक्शंस आपने सुने होंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन, है ना, इस तरह। तो ये न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन होती है, इसको कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है ना। आपने सुना होगा हैवी वाटर, कैडमियम की रॉड्स, है ना, ये सब यूज करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, चेन रिएक्शन होती है एक बहुत बड़ी। अच्छा, ये थोरियम, ये क्वेश्चन आया था कि अपने इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल मिलता है, थोरियम मिलता है, वो भी कहाँ पे मिलता है, केरला में मिलता है, याद रखिएगा। मोनोजाइट एक सैंड होती है, उस मोनोजाइट सैंड में सबसे ज्यादा थोरियम मिलता है, मैं लिख देता हूँ, चलो, मोनोजाइट, ठीक है, मोनोजाइट सैंड आती है जो कि आपको स्पेशली इन केरला मिलेगी, ठीक है, तो केरला में आपको सबसे ज्यादा थोरियम मिलेगा, अपने इंडिया में सबसे ज्यादा है, ओके। तो आपका आंसर तो खैर प्लूटोनियम है, जब न्यूट्रॉन्स पड़ते हैं बहुत सारे तो उसके बाद ये बनते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज, क्लोरोफॉर्म को कैसे यूज करते हो? एनेस्थेसिया। यस सर। एनाल्जेसिक नहीं होगी पहली वाली? नहीं सर। एनाल्जेसिक होता क्या है? पेन रिलीफ जिसमें होता है होगा सर। सर, पीड़ा औषधि लिखा हुआ, पेन रिलीफ। ठीक है, चलो देखो, पहले क्या था कि जब क्लोरीन की हम बात करते थे तो क्लोरीन को पहले यूज करा जाता था, पता कैसे, आपका एनाल्जेसिक, यानी कि क्लोरीन को आप कह लो पेन के रिलीफ के लिए हम यूज कर लेते थे, है ना, लेकिन उसके बाद फिर उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे हुए कि लोग सोते रहते हैं, है ना, तो सब चीजें, तो इसलिए क्लोरीन को, क्लोरोफॉर्म को अब उसमें नहीं यूज करते, है ना। लेकिन क्लोरोफॉर्म का यूज कब होता है, जब आपको एकदम से रैंडम आपको एनेस्थीसिया देना है तो आप क्लोरोफॉर्म का यूज करते हो एनेस्थेटिक फॉर्म में। आपने सुना होगा ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, यस सर। तो उसमें एनेस्थीसिया वगैरह, एनेस्थीसिया भी 3 तरह का होता है, एनेस्थीसिया भी 3 तरह का होता है, कौन सा एनेस्थीसिया देना वो भी होता है ना। अब जैसे आजकल क्या होता है, जब डिलीवरी वगैरह होती है तो जैसे अगर आप करवा रहे हो, ऑपरेशन के थ्रू करवा रहे हो डिलीवरी, तो सिर्फ उतने सेक्शन को क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देके रोक देते हैं, यानी कि उतने में आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा और बंदा आगे एकदम आंखें खोल के देख रहा है, सब कुछ पूरा प्रोसेस होता है ना। तो आजकल तो डिलीवरी इस तरह से होती है,
मतलब बच्चे को माँ देख सकती है पूरा प्रॉपर, मतलब उस प्रोसेस के थ्रू कि किस तरह से बच्चा हो रहा है, तो वो सब चीजें रहती हैं। तो एनेस्थीसिया आपका वो हो गया। बाकी एंटी मलेरियल भी आप जानते हो कि मलेरिया के अगेंस्ट में जो आप यूज करोगे, है ना। और एंटीबायोटिक आपको पता होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में यूज करते हैं, है ना। एंटीसेप्टिक की अगर बात करी जाए तो जो आपके स्किन से रिलेटेड जो पैथोजेंस होते हैं उनको मारने के लिए एंटीसेप्टिक आप यूज करते हो, जैसे बोरोप्लस वगैरह हो गए, ये सब आपके एंटीसेप्टिक्स हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो एनेस्थीसिया आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बताओ क्लोरोफॉर्म का। CHCl3। यस, CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बताइए। द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, यानी कि आयरन से जब आयरन के अयस्क बनाने होते हैं, आयरन के ओर बनाने होते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हो आप? कौन सा प्रोसेस यूज होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलिसिस नहीं। चलो फिलहाल इसका आंसर समझ लो। मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर रिडक्शन होता है। ठीक है, अब ये मत कहना रिडक्शन कैसे हुआ, ये समझाओ पूरा प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबी चीज होती है। केमिस्ट्री में क्लास 10th में पढ़ा जाता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है ना। बस आप ये ध्यान रखो कि अगर कोई एलिमेंट, ठीक है, केमिस्ट्री में रिडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है तो एक्चुअली में उसका ऑक्सीडेशन होता है। और अगर कोई एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है तो एक्चुअली में उसका रिडक्शन होता है। समझ में आया? ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। तो जो आयरन के जब अयस्क बनते हैं, आयरन के जब ओर बनते हैं, तो उसमें रिडक्शन प्रोसेस होती है। ठीक है ना, रिडक्शन प्रोसेस होती है, आप ध्यान रखें। यानी कि आयरन जो होता है वो खुद क्या हो रहा है? रिडक्ट हो रहा है। नहीं, आयरन खुद ऑक्सीडाइज होता है। रिडक्शन तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO का होता है। ठीक है, लेकिन CO का रिडक्शन होता है तो CO खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और आयरन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, तो आयरन खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो आयरन जो है वो रिडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। समझ में आया? ये चीज आप ध्यान रखो। थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, बस फिलहाल आप बस ये याद रख लोगे कि आयरन के प्रोसेस में आयरन से ओर बनना एक रिडक्शन का प्रोसेस होता है। रट तो सकते हो ना अभी के लिए? यस सर। Yes, बस sir. रट लो फिलहाल। हाँ, और अच्छा एक क्वेश्चन और बता दो। आयरन से आयरन के ओर के बनने का ना एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का एक नाम है स्पेशल। कि कौन सा प्रोसेस होता है वो? ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस। ये फर्नेस का नाम होता है ब्लास्ट फर्नेस। इसके थ्रू आयरन से आयरन के ओर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आयरन के ओर बहुत सारे होते हैं, जैसे आपने हेमेटाइट का नाम सुना होगा। हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है ना, लिमोनाइट है, सिडेराइट है, And ये बहुत सारे होते हैं। क्या मैं लिख दूं? रुको लिख देता हूँ। हेमेटाइट, HEMATITE, हेमेटाइट। हेमेटाइट के अलावा दूसरा होता है मैग्नेटाइट। लिख लो, चलो कोई नहीं, 4 ही होते हैं। और इसके अलावा होता है LIMO, लिमोनाइट। ठीक है, और लिमोनाइट के अलावा होता है सिडेराइट। ये 4 होते हैं। और क्वेश्चन ये आपको एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा आयरन का ऐसा ओर होता है जिसमें वाटर का कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो ये 4 हैं, 4 में से एक ही ऐसा है जिसमें वाटर का कंटेंट प्रेजेंट होता है, और उसका नाम है लिमोनाइट। ठीक है, ये पता क्या होता है? 2 टाइम्स फेरिक कार्बोनेट, यानी कि फेरिक ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3। Fe2O3 डॉट, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, H2O। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो 2 Fe2O3 डॉट 3H2O। तो यही एक है एकमात्र ऐसा अयस्क या ओर जिसमें वाटर का कंटेंट प्रेजेंट होता है। बाकी हेमेटाइट आपको पता होगा Fe2O3 को बोलते हैं। मैग्नेटाइट जो होता है वो Fe3O4 को बोलते हैं। वो फेरिक ऑक्साइड है, वो फेरस ऑक्साइड है, दोनों में चेंजेस हैं। ये है Fe2O3, अगर याद करना है तो कर लीजिए, Fe2O3 है ना। और ये जो आप देख रहे हो नीचे वाला वो Fe3O4 है। आयरन 2 वैलेंसी शो करता है, 3+ भी, ठीक है, और 2+, मतलब +2 भी, 2+ भी, सॉरी, 3+ और 2+ दोनों शो करता है। डिपेंड करता है कि वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ऑक्सीजन के साथ ही दो बॉन्डिंग हो रही है, एक फेरिक की है और एक फेरस की है। और ऐसे सिडराइट जो होता है ये FeCO3 बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक, जैसे हेमेटाइट का कलर पूछे कोई तो हेमेटाइट रेड कलर का होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट जो होता है ये कुछ हद तक ब्लैक कलर का आपको मिलेगा, ये ब्लैक कलर का होता है। इसके अलावा जो आप देख रहे हो नीचे वाले, ये दोनों ब्राउन कलर में होते हैं। ठीक है, चलो ये नोट हो गया सब कुछ? यस सर। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट।
Which of the following is caused by the higher concentration of nitrogen and phosphorus? जब नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं एनवायरनमेंट में तो वो क्या कॉज करते हैं? बोलिए। सर एसिडिटी। एसिडिटी। एसिडिटी होना चाहिए सर। एसिडिटी किसने? योगेन जी आप बोल रहे हैं? और कोई आंसर? सर ए यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो तो हम लोग बचपन में इसके ऊपर लिखते भी थे कि यूट्रोफिकेशन साइंस पे इसके ऊपर वो बनाना पड़ता था प्रोजेक्ट वगैरह। तो क्या यूट्रोफिकेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ। आपने देखा होगा जैसे कई सारे लेक्स वगैरह होती हैं, है ना, तालाब वगैरह होते हैं, पॉन्ड्स वगैरह, तो इसमें क्या होता है इनके किनारे किनारे पे अगर आपने कभी देखा हो या फिर इनके अंदर भी अगर आपने देखा हो तो बहुत सारी वेजिटेशन उग जाती है। देखा आपने? बहुत सारी वनस्पति उग जाती है, भले जंगली होती है ना, लेकिन जंगली पेड़ पौधे बहुत सारे उग जाते हैं। तो उसी को यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं, सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। म्यूट करो यार तुम लोग, घर की चीजें मत लाया करो यहाँ प्लीज क्लास में। हाँ, तो यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि जब नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल जाती है तो कहीं ना कहीं ये वेजिटेशन हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करती है ना, और पानी तो है ही है, प्लस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वगैरह भी होता ही रहता है। तो मतलब बहुत अच्छे से ये जो वेजिटेशन है वो वहां पे ग्रो कर जाता है। ठीक, तो वेजिटेशन के ग्रो होने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? यूट्रोफिकेशन। याद रहेगा? ऑप्शन Yes, sir. ए आपका आंसर है। और ये कौन कॉज कर रहा है? ये नाइट्रोजन और फास्फोरस की वजह से कॉज हो रही है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट करो। हार्डनेस वगैरह पानी की होती है। चलो, Earth's atmosphere is an envelope of gases extending to a height of। अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर गैसेस की बात करी जाए तो ये कितनी हाइट तक आपको मिलेंगी गैसेस? आपने सुना होगा कि जैसे स्ट्रेटोस्फेयर है ना, टोपोस्फेयर है, ये सब नाम आपने सुने होंगे। तो ये कितने लेंथ तक आपको मतलब मिलेंगे, कितनी हाइट तक आपको मिलेंगे, वो आपसे पूछ रहा हूं। Sir, 150 kilometer. नो, याद कर लो, 200 किलोमीटर। ठीक है, कुछ चीजें याद कर लीजिए, जरूरी है। अब इसमें कोई इसका रीजन नहीं है कि 200 किलोमीटर क्यों होता है, अरे है तो है, गैसों का एक्सटेंशन वहां तक, है ना। तो 200 किलोमीटर आप याद रखिए। अच्छा, प्लेन कौन से मोड में उड़ते हैं? मोड नहीं मतलब कौन से जोन में उड़ते हैं, कौन से स्फीयर में? एरोप्लेन्स, तापमंडल स्ट्रेटोस्फेयर में सर। स्ट्रेटो, तापमंडल स्ट्रेटो की टोपो, समताप मंडल को तो स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। शोभ मंडल में जाते। अरे बाप रे, शोभ मंडल ज्यादा हिंदी होगी आज। एरोप्लेन तो क्षोभ मंडल में होते हैं सर। चलो कोई नहीं। ठीक है, इसमें करीब 7-8 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सैटेलाइट्स कौन से वाले में लॉन्च होती हैं, है ना, जो रेडियो वेव्स हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगी, कौन से जोन में, नॉर्मल जो फ्लाइट्स हैं वो कहाँ पे उड़ती हैं, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे बादल जो हैं वो कौन से जोन में बनते हैं, ऐसे 8-9 क्वेश्चन होते हैं। ये एक दिन कराऊंगा टॉपिक पूरा आपको, ठीक है। फिलहाल के लिए 200 किलोमीटर याद रखें। अगला, जब आपको आर्टिफिशियल रेन करानी है, एक मिनट, इन इट्स रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट शोज, नहीं, सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्शन करता है तो उसका क्या होगा? अब ये भी क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा आपको लग सकता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। जब सिल्वर नाइट्रेट होता है तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला जानते हैं? सर बी होगा सर। AgNO3 होता है सर। AgNO3, हाँ जी। तो याद रखिएगा Ag जो होता है इसमें पॉजिटिव साइन है, उस पे इसकी NO3 जो नाइट्रेट है पूरा ये आपका नेगेटिव, हाँ ये नेगेटिव रखता है। तो इसमें क्या होगा कि Ag जो होता है ना सिल्वर, देखो यूजुअली क्या होता है कि जो पॉजिटिव है वो लगभग रिएक्शन में एज अ मतलब वो जो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव है ना, और जिसके ऊपर माइनस है वो किस में पार्टिसिपेट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर सिल्वर रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, समझ रहे हो, तो प्रोसेस कैसी हुई? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, है ना। ऑक्सीडेशन, हाँ, तो प्रोसेस हुई ऑक्सीडेशन की। तो याद रखिए, तो सिल्वर नाइट्रेट जो है उसमें सिल्वर जो है ना आपका, ये किसको शो करे? ये क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहा है, और अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो उल्टा होता, मैंने आपको बताया था। तो वो क्या है? वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। समझ में आया? यस सर।
ये याद कर लीजिए, क्योंकि अब फिर वो चीजें बहुत लेंदी हो जाती है ना। अब रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर बहुत सारी चीजें पढ़ानी पड़ती है ना। वो छोड़ो फिर अभी। तो वैसे भी हम लोग तो बस एमसीक्यूज ही सॉल्व कर रहे हैं, जहां इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बताता चलूं। चलो, द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी आपको? ये किसी ने बात भी करी थी, कंबशन। फ्यूल कंबशन। फ्यूल कंबशन। यस सर। इसके अलावा कोई और आंसर? पक्का सभी लोग? फ्यूल कंबशन बोलो। सर औद्योगिक प्रक्रिया। डी औद्योगिक प्रक्रिया, अच्छा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। और कोई? सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में नहीं जलाते हैं सॉलिड वेस्ट है ना। प्लीज यार, ये किसके यहाँ पे ये पटाखे बज रहे हैं? पट 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 अलग ही। हाँ हाँ, बताओ बताओ क्या कह रहे थे? सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कौन कह रहा था? सर ये भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ऑप्शन नंबर 5 भी हो सकता है, नन ऑफ अबव। ऑप्शन नंबर ई, ये भी हो सकता है। अच्छा, इंडस्ट्रियल बात बताओ, प्रोसेस। एक बात बताओ, केरोसिन सुना है? डी आंसर होगा इसका। केरोसिन सुना है? केरोसिन, यस सर। केरोसिन को अगर हाँ जलाएंगे सर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, यस सर। हाँ सर। निकलती है? सर आप कह रहे निकलती होगी। नहीं निकलती, नहीं निकलती भाई, नहीं निकलती। ठीक है, और सुनो, हाइड्रोजन को जलाया तो निकलती है। मैं आपको लिंक बता रहा हूँ, अभी आप खुद सही करोगे अपने आप को। और अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आप तुरंत आंसर कर लो। अच्छा एक बात बताओ, फ्यूचर का फ्यूल किसको बोलते हैं? फ्यूचर का फ्यूल किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को बोलते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल। याद रखिए इसको, मतलब आगे चल के ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, दुनिया भर की चीजें खत्म हो जाएंगी। आगे जब हमारी जनरेशन आएंगी तब सिर्फ हाइड्रोजन चल रहा होगा। तो हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। और अगर हाइड्रोजन को बर्न करा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी? नहीं निकलेगी ना। लेकिन हाइड्रोजन एक फ्यूल तो है, हाइड्रोजन एक फ्यूल तो है। लेकिन अगर फ्यूल कंबशन आप अपना आंसर लगाते हो तो हर तरह के फ्यूल कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलना चाहिए था, लेकिन नहीं निकला। ओ, अब क्या करें? लेकिन अगर आपको देखो आप, तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये जितने भी यूज होते हैं, इन सब में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। यानी कि वो सारे के सारे ऑटोमोबाइल्स की बात हो रही है, व्हीकल्स की बात हो रही है। और व्हीकल्स को किस कैटेगरी में रखते हो? ट्रांसपोर्टेशन। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्टेशन। मुझे पता है कि ये आप हमेशा गलत करोगे अगर ये एक्सप्लेनेशन नहीं सुनोगे ध्यान से, और फ्यूल कंबशन ही लगा के आओगे, मुझे पता है। नहीं ऐसा है ना, क्योंकि अगर आपको जो एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन भी तो एक फ्यूल है, लेकिन हाइड्रोजन जब कंबस्ट होगा तो उसके बाद CO नहीं निकलती। आ रहा समझ में? तो आपका ट्रांसपोर्टेशन से निकलती है, यानी कि जो परिवहन है पूरा, व्हीकल्स जो है, ऑटोमोबाइल्स हो गए, वो सब इसमें आ जाते हैं, तो वहां से निकलेगी। क्लियर है पॉइंट? यस सर। गलत नहीं करेगा प्लीज, ठीक है? अब आगे से चलो नेक्स्ट। एरोसोल क्या है? बट सर सीएनजी भी तो ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं, तो उससे तो नहीं निकलता। लेकिन मेन तो अगर आप देखो तो पेट्रोल डीजल से तो निकलता है ना, तो उसको तो हम ट्रांसपोर्टेशन में रखेंगे ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का तो सबसे बड़ा रूल, जो मेन आप कह लो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कम से वी स्विच टुवर्ड्स सीएनजी, तभी तो हम सीएनजी की तरफ गए। अगर सीएनजी में नहीं है, देखो मेन क्या था कि जो पेट्रोल है आपका, डीजल है, कहीं ना कहीं CO को कॉज करते हैं, और अगर कॉज करते हैं तो आगे चल के हम सीएनजी में गए। ठीक है, सीएनजी आगे चल के जब हमारे जो व्हीकल्स है वो हाइड्रोजन से चलेंगे, तो भी तो हम ये बोलेंगे ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकल रहा है इनसे। लेकिन फ्यूल लगाना, फ्यूल का कंबशन लगाना, उसमें फिर हाइड्रोजन भी आ जाता है, तो गलत होता है ना कहीं ना कहीं। तो ट्रांसपोर्टेशन ही लगाया जाता है, याद रखो इस चीज को। एरोसोल क्या होता है? गैलेक्सी टैब, ये गैलेक्सी टैब A 2017, क्या नाम है आपका? हाँ जी, सुशीला नायक। सुशीला जी, मैं आपको क्लास से रिमूव कर सकता हूँ अगर आपका मन हो तो, क्योंकि मन तो लग रहा है, क्योंकि आप ही के यहाँ से सबसे ज्यादा नॉइज आ रही है। जब आंसर देना है उस टाइम पे प्लीज अनम्यूट करके दे ले आंसर।
बट रेस्ट ऑफ द सर, टाइम अपने मेरा तो माइक्स को बंद ऑफ करिए। सर मेरा तो बंद था सर। मुझे यहाँ दिखता है सब कुछ, किसका माइक ऑन है किसका माइक ऑफ था। इस समय नितेश का ऑन है, इस समय योगेंद्र जी का भी ऑन है। चलिए, एरोसोल क्या होता है बताइए सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड फर्स्ट पार्टिकल्स। जी। फर्स्ट ये क्या होता है सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स, क्या मतलब है इसका? क्या सर ये मतलब? वैसे स्प्रे स्प्रू में यूज करते हैं इसे, स्प्रे वगैरह में use जैसे करते हैं, हाँ होते हैं। फॉग ठीक है, फॉग हाँ ठीक है। फॉग इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। फॉग हो गया, स्मॉग हो गया, मिस्ट हो गया, ये सारे Yes, इसके sir. अच्छे एग्जांपल हैं। हाँ देखो, जब सॉलिड डस्ट के पार्टिकल्स भी हो, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स की बात करते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। जब सॉलिड पार्टिकल्स एयर में आ जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सस्पेंशन का प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं, देखो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर का मतलब क्या हो गया, कई सारी गैसेस हो गई। तो सॉलिड Yes, के sir. पार्टिकल जब गैसेस पार्टिकल्स के बीच में आके फंस जाएं, है ना, जैसे मान के चलो यहाँ एक गैस का पार्टिकल था, एक गैस का पार्टिकल यहाँ था, और सॉलिड का पार्टिकल इतना बड़ा था कि ये क्या हो गया, इस पार्टिकल में आके फंस गया, तो इसे बोलते हैं सस्पेंशन फॉर्म। ठीक है, और जब ये फंस Yes, जाते sir. हैं तो इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल्स का एयर में जाके बैट सा जाना, है ना, वो भी किसके बीच में, गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज नोन एज सस्पेंडेड Suspended सॉलिड। solids. आ गया? तो Yes, एरोसोल sir. वही होता है। जैसे आप कल को क्या करो, जैसे आपके पास मान के चलो एक स्प्रे की बोतल है, आपने क्या करा, Yes, sir. स्प्रे कर दिया तो ढेर सारा आपको ऐसे दिख जाएगा। तो वो क्या है, वो उस टाइम पे थोड़े समय के लिए आपको सस्पेंडेड फॉर्म दिखेगी। जैसे आपने सुना होगा फॉग देखते हो ना, Yes, sir. सर्दियों में फॉग वगैरह पड़ता है, तो फॉग में क्या होता है, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ढेर सारे, वो भी क्या होगा, वो एयर में जाके इन्वॉल्व हो जाएंगे। हालांकि वाटर वेपर भी होगा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फॉग भी सबसे किसका अच्छा एग्जाम्पल है, एरोसोल का। समझ में आया? ऐसे स्मोक Yes, है, sir. स्मोक का मतलब क्या होगा, जब फॉग में धुआं भी मिल जाए, स्मोक भी मिल जाए, वो आपका स्मोक हो गया। एक होता है पाला, जब बहुत ज्यादा पानी गिरता है, मिस्ट वगैरह, वो भी उसी Yes, का sir. एग्जाम्पल होते हैं। तो ये सस्पेंडेड एयर सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, तो ऑप्शन ये लगाइएगा। नेक्स्ट करो, फिलोसफर्स वूल किसको बोलते हैं? अब ये भी क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, नाम याद कर लीजिए बस, ये किसको बोलते हैं। बता देते हैं। जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का दूसरा नाम है फिलोसफर्स वूल, बस इतना याद कर लो। क्यों होता है ये? बेसिकली एक लैटिन साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कुछ फिलोसफिया नाम से कुछ एलिमेंट है, उसके नाम पे इसको भी बोल दिया फिलोसफर्स वूल। इसका मतलब एक कोई एग्जैक्टली नाम क्यों दिया गया, उसके पीछे बस एक छोटी सी कहानी है, वो पुरानी कहानी है, वो आपसे नहीं पूछेगा क्या है, बस लैटिन वर्ड है ये फिलोसफर्स वूल। बस याद रखो, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। जिंक ऑक्साइड का मतलब ZnO, है ना? Yes, sir. हाँ, अच्छा इनके वो बता दो जल्दी, चलो। जिंक ऑक्साइड तो हो गया आपका, जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO, Z का है, Z हो गया, जिंक ऑक्साइड, हाँ ZnO। जिंक ब्लेंड क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट क्या होता है? ZnSO4 ZnSO4, ठीक है। जिंक कार्बोनेट क्या हो गया? ZnCO3 ZnCO3, यस। और जिंक ब्लेंड क्या हो गया? ZnS, ठीक है। जिंक Yes, sir. सल्फाइड को ही जिंक ब्लेंड बोलते हैं। हाँ, आगे चलें। Yes, sir. चलो, ये नाम याद रख लीजिएगा, फिलोसफर वूल जी। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मेड अप ऑफ, या फिर आर मेड फ्रॉम, कुछ भी कह लीजिए, किससे बनाए जाते हैं? सिंथेटिक जो डिटर्जेंट्स होते हैं, ये जो आप यूज करते हो ना, निरमा और सर्फ एक्सेल, पता नहीं क्या इनकी बात हो रही है। B, sir, sodium salt. Benzene बेंजामिन सल्फोनिक एसिड। जी, ये सल्फोनिक एसिड्स होते हैं, सल्फर ग्रुप होता है, बिल्कुल याद कर लिए। सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली, ये वो जो चेन वाले होते हैं ना, बेंजीन रिंग वाले, उनको Yes, sir. एरोमेटिक बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो वही सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड होते हैं। ठीक है, अब होते हैं तो भाई होते हैं, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। चलो नेक्स्ट जी, अगला क्वेश्चन। द सीवेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर क्लोसेट्स एंड यूरिनल्स इज नोन एज, यानी कि जब ह्यूमन वेस्ट की बात हो रही है तो उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे? सैनिटरी वेस्ट। किरण जी, नितेश आपके यहाँ से आ रही है बेटा वो सर ए अंदर, सैनिटरी वेस्ट। सैनिटरी वेस्ट, पक्का? यस सर।
सैनिटरी वेस्ट सही है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ह्यूमन के जो भी वेस्ट होते हैं वो सैनिटरी वेस्ट में आते हैं, याद रखो, ठीक है। अच्छा ये इंडस्ट्रियल वेस्ट तो समझ गए, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलेगा। गार्बेज भी आपको पता है ना, जो सॉलिड कचरा वगैरह निकलता है, जैसे मान के चलो आप जब ये डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह आप झाड़ू वगैरह लगाते हो घर में, तो वो डस्ट के पार्टिकल्स हो गए, या फिर आपने जैसे कुछ फ्रूट्स वगैरह खाए वो आपने फेंक दिए, है ना, जैसे सेब आम खाया, आम के छिलके वगैरह, तो सब गार्बेज में चला जाएगा। आपने कुछ स्टेशनरी वगैरह यूज करी, आपने फाड़ फुड़ के फेंक दी, है ना, पेन खराब हो गया वो आपने फेंक दिया, ये सब क्या है, ये सब गार्बेज में आ गया, है ना। और ये सलिज क्या होता है, तो जो वाटर यूज करते हैं सर, हाँ? तो वाटर जो यूज वाटर होता है, किचन में देखो पानी सलिज, यूज होता है, सलिज जो नाली किचन में पानी। यूज होता है ना, किचन का जो वेस्ट होता है उसको सलिज में इंक्लूड करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। अगला चलिए, नेक्स्ट बताइए, वाटर के कंसंट्रेशन की बात हो रही है, क्या आंसर होगा। टोटल हार्डनेस की बात हो रही है ड्रिंकिंग वाटर की, वो कितनी होती है, याद कर लो, 200 होती है हार्डनेस किसकी, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी हार्डनेस 200 होती है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें याद कर लीजिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो किसका किसका बना होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड अप ऑफ tin and lead. Yes sir. A tin and lead. जिंक, टिन और लेड की जिंक और लेड, जिंक और लेड सर। तो जिंक एंड लेड। जिंक एंड लेड का बी आंसर सर इसका। ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। A. टिन Yes और sir. लेड का बना होता है, जिंक कभी नहीं आता, याद रखिए, ठीक है। टिन और लेड होता है, यानी कि एसएन और पीबी, ठीक है, PB. एसएन और पीबी, है ना। PB. अच्छा Yes ये sir. फ्यूज जानते हैं ना, जैसे आपके जो बहुत महंगे महंगे अप्लायंसेस होते हैं उसके पहले एक फ्यूज दे दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और फ्यूज क्या है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होता है, उस मेटल का Yes बनाते हैं sir. जिसका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम हो, इतना तो हो कि वो इलेक्ट्रिक करंट को बियर कर ले। लेकिन अगर कभी आपका वोल्टेज जो है वो ज्यादा हुआ, वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से अगर रेसिस्टेंस आपने कम लगा रखे हैं आपके पूरे वायरिंग में, घरों के अंदर जो वायरिंग है उसमें अगर रेसिस्टेंस कम है तो करंट बहुत ज्यादा आ जाएगा, करंट ज्यादा आ जाएगा तो फिर वो क्या होगा, वो अप्लायंस को खराब कर सकता है। दैट इज व्हाई ये फ्यूज होते हैं, ताकि फ्यूज खुद तो मेल्ट हो जाएगा, और जैसे मेल्ट होगा तो सर्किट को ब्रेक कर देगा और करंट आगे Yes, sir. जाएगी नहीं, आपका अप्लायंस बच जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो टिन और लेड का बनाते हैं हम लोग, ओके ना। यस सर। चलो Yes sir. जी, अगला क्वेश्चन, द केमिकल यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन, मतलब कृत्रिम अगर वर्षा करानी है, आर्टिफिशियल अगर आपको रेन सिल्वर करानी है, नाइट्रेट। Sir silver. सिल्वर नाइट्रेट। Iodide. सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, पक्का। चलो सिल्वर नाइट्रेट, अच्छा सिल्वर नाइट्रेट ऑप्शन में ना हो तो फिर क्या लगाओगे, तो क्या लगाओगे अगर सिल्वर नाइट्रेट नहीं ऑप्शन में, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, अच्छा ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग आंसर, पोटेशियम ब्रोमाइड। सिल्वर यही गलती होती है, सिल्वर नाइट्रेट पहला पहला ऑप्शन मिलेगा, कभी भी नाइट्रेट तो होता ही नहीं, याद रखो, ठीक है ना। तो जो तीन होते हैं, तीन बताता हूँ मैं आपको, तीन याद रखना, इसका एक आंसर को सी कहते है हैं सिल्वर आयोडाइड, AgI, ठीक है पहला। अगर सिल्वर आयोडाइड नहीं है ऑप्शन में, फिर जाना पोटेशियम आयोडाइड के पास, ठीक है, KI के पास। और अगर ये भी नहीं है तो फिर जाना आप जो सॉलिड CO2 होती है उसके पास जाना, यानी कि जो ड्राई आइस बोलते हैं हम, यस सर। Yes सॉलिड sir. सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर वो, ये तीसरा ऑप्शन पे रखना। लेकिन तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिल्वर आयोडाइड, समझ में आया। Yes तो sir. सिल्वर नाइट्रेट नहीं होता, ये AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट, हम AgI की बात कर रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड। ये ना मिले तो फिर पोटेशियम आयोडाइड के पास जाइएगा, ये ना मिले तो फिर जो सॉलिड CO2 होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, ड्राई आइस, उसके पास जाना, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट, टेट्राइथाइल लेड तो यूज करते हैं किस लिए, इसको तो मैंने खुद छुआ हुआ है यार, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट करा हुआ है इसके ऊपर अपने बीटेक के दौरान। टेट्राइथाइल लेड बताइए क्या है, ए होगा इसका आंसर। ए
नहीं, एंटीऑक्सीडेंट। आपको पता होगा, मतलब फील तो सभी ने करा है, लेकिन आप लोगों ने कभी साइंस के टर्म्स में एक्सपीरियंस करा है कि नहीं करा, वो मैं नहीं कह सकता। देखो, गाड़ी तो हम सब लोग चलाते हैं, चाहे स्कूटी हो चाहे बाइक हो, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप सर्विस कराने जाते हो तो वो इंजन ऑयल चेंज करता है। यस सर। है ना, सर्वो का डाल दिया। नितेश और योगेंद्र जी प्लीज माइक्स को ऑफ करिए, जब हम बोल रहे हैं तो फिर हमें ही सुने कृपया करके ना। हाँ, तो वो जब इंजन ऑयल डालता है तो उसका काम क्या होता है कि जो इंजन है वो स्मूथ काम करे, है ना, जो उसका पिस्टन है वो प्रॉपर मूव करे इंजन के अंदर का, जो कार्बोरेटर के ऊपर पिस्टन लगा होता है ना। तो अगर वो नहीं कर रहा तो फिर इंजन से बहुत गंदी गंदी आवाजें आती हैं, है ना, खटपट खटपट की। तो इंजन खराब ना हो जाए इसलिए उसके अंदर आप ऑयल डालते हो, और जो ऑयल होता है उसके अंदर क्या होगा, टेट्राइथाइल लेड होता है। तो वो क्या है, वो एंटी नॉकिंग कंपाउंड है, यानी कि आवाज ना आए। अपस्ट जो ये फोट रोधी है, इसका मतलब होता है कि आवाज ना आए, और आवाज ना आने के लिए आप एंटी नॉकिंग कंपाउंड डालते हो जिसका नाम है टेट्राइथाइल लेड, और ये उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है उस ऑयल का। समझ में आया? तो इसीलिए टेट्राइथाइल लेड यूज होता है, और ये व्हीकल्स में यूज होगा ताकि एंटी नॉकिंग हो। एंटी नॉकिंग मतलब आवाज ना आए, ठीक है ना। और जिनको आवाज चाहिए होती है वो अलग से नॉकिंग करवाते हैं। आपने देखा होगा बुलेट में पट्टे पट्टे की आवाजें आती है, देखिए, Yes, sir. Yes, sir. अलग से करवाते हैं। एंड आई जस्ट हेट, सिंपली हेट बुलेट। चलो, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉइज पोल्यूशन। इन सिल्वरी जो पेंट्स होते हैं, मतलब सिंपल समझो, जो सिल्वर पेंट होते हैं उसमें कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो और ज्यादा आपको मिल जाएंगे चमकीले। पेंट आपने देखा ना, जब पेंट कराते हैं तो कहते हैं ना, 1 कोट करो 2 कोट करो ताकि और ज्यादा चमक आए। तो ऐसा पेंट में क्या होता है जिससे वो चमक आती है, उस चमक की बात कर रहे हैं। चमक के लिए क्या डालते हैं पेंट के अंदर? Powder. पाउडर। कौन सा पाउडर? Aluminium. Aluminium powder. है See, कौन सा वाला? एल्यूमिनियम। lead. लेड नहीं डालते, लेड पॉइजनस है। पता लगा बच्चों ने दीवार Aluminium चाट ली तो powder. काम हो गया। लेड डाल रहे हो आप, एल्यूमिनियम पाउडर डालते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो नेचर में कैसा होता है, चमकीला होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यूज करते हैं जो उसका नाम है एल्यूमिनियम पाउडर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है। और अगर ऐसे क्वेश्चंस Yes, आए sir. तो, हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आए तो तुरंत बस देख के टिक करिए, चलिए आगे। एक और आ गया, चलो, ग्रीन हाउस गैस बताओ। अब गलत मत करना प्लीज। CO2, carbon dioxide. हाँ, तो ये तो सिंपल है। अब आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ना होता तो फिर किसके पास जाते? मीथेन के पास। Methane. हाँ, मीथेन भी नहीं होता तो फिर किस पास? Nitrous oxide. नाइट्रस ऑक्साइड, और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, Carbon. CH6, है ना। चलो, बहुत बढ़िया जी। Which of the following is the method और प्रोसेस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट? यानी कि अगर आप सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करना चाहते हैं तो किस प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट को? ए आंसर है, ए Landfills. लैंडफिल्स, ठीक है। तो याद रखिए आंसर होगा आपका लैंडफिल्स, ठीक है ना। तो लैंडफिल्स का यूज करते हैं। आपने देखा होगा जैसे कई बार आपके घरों से जो कूड़ा लेने वाले एक व्यक्ति आते हैं, A to Z बोलते हैं हमारे यहाँ तो, जो आते हैं, है ना। तो सुबह आके कूड़ा आके ले जाते हैं, जो गाड़ियां वगैरह कूड़े की होती हैं। अब ये सॉलिड कचरा ही तो है एक तरह से, है ना। और भी बहुत सारे कचरे होते हैं जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, या कह लीजिए रिसर्च सेंटर से निकलते हैं। जैसे मान के चलो आपने टेलीविजन लिया, अब जब टेलीविजन लिया अब उसका कोई यूज नहीं, आपने उसको कबाड़ में फेंक दिया, और मान के चलिए वहां पर भी कुछ आगे यूज नहीं हो रहा, तो वो बेकार एक तरह से जाएगा ही, है ना। वो एक तरह से वेस्ट हो गया, गार्बेज में आ गया वो। तो ऐसे सभी चीजों को क्या करते हैं, लैंड फिल कर देते हैं, यानी कि डाल देते हैं अर्थ के अंदर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो। और बेसिकली लैंड फिल्स उनका करा जाता है जो कहीं ना कहीं बाहर डिग्रेड नहीं हो पा रहे हैं, और अगर हम उसके अंदर लैंड के अंदर उसको रखेंगे तो कई सालों के बाद वो अपने आप डिग्रेड हो जाएंगे। तो इसलिए उसके लिए लैंड फिल्स करते हैं। इवन इतना ही नहीं, जो आपके न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, वहां पर भी कई सारे ऐसे जो न्यूक्लियर गार्बेज वहां से निकलता है उसको भी जमीन के अंदर डालते हैं ताकि रेडिएशन ना फैले अगर आपने ऐसे नॉर्मल उसको फेंक दिया कहीं पे। तो इन सभी चीजों के लिए लैंडफिल्स यूज होता है, ठीक है। Yes, sir. बाकी ये जो आप देख रहे हो सेकंड वाला ऑप्शन इंसिनरेशन, ये क्या होता है? भस्मीकरण। जब आपका नॉर्मल सॉलिड है जिसको आप बहुत ही कम टेम्परेचर पे आप उसको गर्म करके कर सकते हो, हटा सकते हो, वो आपका इंसिनरेशन में आ गया। बेसिकली जो
केमिकल्स कुछ होते हैं उनके लिए हम इंसिनरेशन का प्रोसेस करते हैं। पायरोलिसिस और जो गैसिफिकेशन है इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है ना। ऐसे कह लीजिए गार्बेज जो नॉर्मल टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते हैं उसके लिए पायरोलिसिस वगैरह करा जाता है। तो ये सब चीजें ना, तो अगर आप देखोगे तो एक तरह से लैंडफिल्स भी हैं, एक तरह से आपका ये प्रोसेस भी होता है, इंसिनरेशन भी होता है और एक तरह से ये भी होता है। मतलब ये तीनों के तीनों काम करे जाते हैं सॉलिड्स के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा? ना तो ए, ना तो बी, ना तो सी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों आपके प्रोसेस हैं जिनसे आप सॉलिड वेस्ट को हटाते हैं। ठीक है ना? तो मुझे लगा था कि यार ऑल ऑफ द अबव देख के आप वही आंसर बोलोगे, लेकिन लैंडफिल्स, हाँ लैंडफिल्स करते हैं ठीक है, लेकिन तीनों करते हैं ना, तो आप उसको तो नहीं छोड़ सकते हो, तो इसलिए आप आंसर लगाओगे ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? बोलो। यस सर, यस सर। फाइनली खत्म हुए आपके 25 क्वेश्चंस। शायद आज जल्दी हो गया ना? यस सर। यस सर। चलो कोई नहीं, तो बताइए फिर क्या करा जाए, एंड करें? मीटिंग एंड करें? यस सर। चलिए फिर मिलते हैं अगली वाली क्लास में जो आपकी नेक्स्ट डे होगी। आपके स्पेशल के जो बच्चे हैं उनकी क्लास नहीं हो पाई कल, मैम को मैंने बोला है कि कल आप क्लास ले लीजिएगा थोड़ा एक्स्ट्रा, तो मैम कह रही हैं कि मतलब वो बताएंगी, इन्फॉर्म करेंगी, तो अभी तो कुछ नहीं क्लियर है, बट स्टिल कोशिश कर रहा हूँ मैं कि करवा दें आपकी स्पेशल की क्लास। ठीक है, और करवा देता मतलब एक्स्ट्रा भी लगवा देते हैं हम, लेकिन हमारी भी क्लासेस आपको पता है ना। आप लोग ये बताओ स्पेशल वाले बच्चे, क्या कोई ऐसा टाइम है जो 5 बजे के पहले भी आप फ्री हो? अगर यस सर हैं सर, पूरा दिन भर। नहीं सर, नहीं नहीं स्पेशल वाले नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर। तो वैसे भी 9-10 के क्लासेस होते हैं। सर शनिवार को है, शनिवार को छुट्टी है, गस्टिड हॉलिडे है ईद की। शनिवार को छुट्टी है सबकी? गस्टिड हॉलिडे। बताइए, क्योंकि मैं 9-10 को तो ऊपर कर लूंगा, मतलब 9-10 को मैं 11-12 बजे पढ़ा दूंगा एक दिन के लिए, कोई इशू नहीं। यस सर करवा दो सर। आप स्पेशल के हैं जो यस बोल रहे सर। हैं? नितेश आप स्पेशल के हैं? नहीं बेटा आप स्पेशल के नहीं हैं, आपने तो पेड कोर्स लिया है स्टैटिक वाला, आप स्पेशल एजुकेशन के नहीं हो ना? यस सर। नहीं। चलो ठीक है, आप लोग स्पेशल वाले ग्रुप में आपस में बता देना, आप लोग के अपने तो ग्रुप चलते ही होंगे मुझे पूरी उम्मीद है, तो आप लोग आपस में बात करके अगर आप सभी शनिवार को हो फ्री तो मुझे बता देना, तो मैम से मैं एटलीस्ट 2 दिन पहले बात कर लूंगा उस चीज के लिए कि आपको शनिवार को एक्स्ट्रा क्लास। छुट्टी है उस दिन, गस्टिड हॉलिडे है सबकी है। तो फिर ले ले, फिर मैम से मैं पूछ लूं। हाँ सर ले लो। चलो ठीक है फिर डन रहा। टाइम भी बता दीजिए फिर अपने हिसाब से। सर कभी ले लो, बता देना आप। याद रखना फिर मेरी भी क्लास होगी, उतनी हाँ। फिर रखिएगा स्टेमिना अपने अंदर सभी लोग। सर 10 बजे के बाद कभी ले लो। 10 बजे के बाद कभी भी ले ले, ठीक है डन। मैं मैम से एक बार पूछ के आप लोगों को टाइम इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, गुड नाइट। होपफुली आपको आज Thank भी नॉलेज कुछ मिली होगी एक्स्ट्रा। चलिए थैंक यू सर। ओके, एंड करें? यस सर। किसी को कुछ कहना है? चलिए फिर बाय।